देखो बेटा, आज हम कर रहे हैं कन्वेक्स फंक्शन। कन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कन्वेक्स फंक्शन इफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स बिलो बिटवीन द पॉइंट x1 एंड x2 always lies below the chord joining the point x1 y1 and x2 y2। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये कहता है कि कोई फंक्शन को हम कन्वेक्स बोलेंगे कब? यदि आपके पास दो पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2 और इनको ज्वाइन होने वाली ये कोड है। ये क्या है? कोड है बेटा, ये कोड है। यदि पूरा का पूरा फंक्शन इस कोड के कहाँ लाई करता हो? बिलो। देखो, लाइज बिलो, नीचे, नीचे लाई करता हो। इस कोड के क्या करता हो? नीचे लाई करता हो। समझ आ गया? यदि कोई फंक्शन दो पॉइंट को ज्वाइन होने वाली कोड के नीचे लाई करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या है? कन्वेक्स है। क्लियर हुआ? फंक्शन क्या है? कन्वेक्स है। कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स टू बी कन्वेक्स। ये कहता है कि अब हम किसी फंक्शन का कन्वेक्स होने की कंडीशन निकाल लेंगे। कंडीशन का क्या मतलब है? यदि कोई फंक्शन उस कंडीशन को पास करेगा तो इसका लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? कन्वेक्स हो जाएगा। चलो हम कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, क्या कंडीशन आनी चाहिए। कहता है कि सबसे पहले हम इस कोड की इक्वेशन निकाल लेंगे। कोड क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस का y1, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस का x1 इंटू में x माइनस का x1। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन किसकी हुई? कोड की हुई। फिर इसके बाद यहाँ से हमने क्या कर लिया? उसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद y की वैल्यू निकाल ली, y1 का मल्टीपल में और y2 का मल्टीपल में। तुम निकाल लोगे इतना, सोल्व करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर देना और y की वैल्यू आ जाएगी y1 का मल्टीपल और y2 का मल्टीपल में। इस टाइप की आ जाएगी। अब ये कहता है कि यदि y क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स ही तो है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन आ गया आपके पास, ये फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन क्या होगा? कन्वेक्स होगा इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई। क्लियर हुआ? यदि ये नीचे वाला, ये क्या है बेटा? ये इक्वेशन ऑफ कोड से निकला है। ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ द कोड। और y क्या था? एफ ऑफ एक्स। अब कोड के नीचे क्या होना चाहिए? फंक्शन लाई करना चाहिए। इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन से क्या होनी चाहिए? बिलो, यानी कम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ये किसकी इक्वेशन है? ये राइट हैंड साइड में ये किससे आई है? कोड से। इक्वेशन ऑफ कोड, यानी ये वैल्यूज़ y1 और y2 जब हम पुट करेंगे तो ये किसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी? कोड के ऊपर कोई पॉइंट आ जाएगा। और ये क्या है? ये फंक्शन का पॉइंट है। तो फंक्शन का पॉइंट क्या होगा? कोड के पॉइंट से हमेशा क्या होगा? लेस होगा। क्लियर? नीचे होगा ना, बिलो होगा। तो देयरफॉर ये आपके पास क्या आ गई? कंडीशन आ गई। तो यदि कोई फंक्शन इस कंडीशन को पास करता है तो इसका मतलब फंक्शन कन्वेक्स होगा, अदरवाइज फंक्शन कन्वेक्स नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये कहता है कि हेडमार्स थ्री सर्कल थ्योरम इन कन्वेक्सिटी फॉर्म। ये कहता है कि हेडमार्स थ्री सर्कल थ्योरम हमने पहले भी की थी, लेकिन अब हम किस में कर रहे हैं? कन्वेक्सिटी फॉर्म में कर रहे हैं। देखो बेटा इसमें क्या होगा? लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन द रिंग शेप्ड रीजन। वही स्टेटमेंट तो वही है कि कोई रिंग शेप्ड रीजन है और उसके अंदर फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। जहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? ये कहता कि R1 लेस देन है किससे? R2 से, और R2 लेस देन है किससे? R3 से। और ये कहता कि MRI बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड। R1 के ऊपर MR1, R2 के ऊपर MR2 और R3 के ऊपर MR3। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है एफ जेड के इन सर्कल्स के ऊपर रिस्पेक्टिवली। तो ये कहता है तो क्या होगा? ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई। ये प्रूव करना है। तो देखो ये कहता है कि फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ हेडमार्स थ्री सर्कल थ्योरम वी हैव। हेडमार्स थ्री सर्कल थ्योरम हमने की थी, उससे हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया था। यहाँ से फिर हमें क्या चाहिए? देखो ध्यान से, log MR2 चाहिए, log MR3 चाहिए, log MR1 चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास रिजल्ट MR1, MR2, MR3 में है। हमें log लेने के लिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कर दो? टेकिंग लोगेरिथम ऑन बोथ साइड। लोगेरिथम होने से ऐसा हो जाएगा
और उसके बाद log ऑफ m माइनस का n का, जहाँ पे फॉर्मूला लगता होगा डिवाइड वाला माइनस में और प्रोडक्ट वाला प्लस में, हमने फॉर्मूला लगा दिया हर जगह। उसके बाद log mr2 की वैल्यू निकाल ली, इसको डिवाइड में ले जाओ उधर, ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से कंपेयर करो बेटा। कंपेयर किससे करें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से करो, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे इस वाली से करो। तो यहाँ पे ये x है, ये x1 है, क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो x माइनस का x1 डिवाइड बाई x2 माइनस का x1, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस का x1 ये x2 है, ये फिर क्या बना, x1 बना। तो इसी तरह x2 माइनस का यहाँ पे क्या हुआ x और x2 माइनस का x1, क्लियर हुआ। तो ये यहाँ से देखें, इसको कंपेयर अगर हम करें तो ये कहता है कि वेयर वी नोट दैट log mr क्या बन गया, उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, किसकी कंडीशन को, कन्वेक्सिटी को। तो देयरफॉर log mr क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है mr का। तो बाय कंपेयरिंग विद कंडीशन ऑफ फंक्शन f(x) टू बी कन्वेक्स एज, ये कैसे निकला है, ये कन्वेक्सिटी की ये कंडीशन थी, इसको इसके साथ कंपेयर करके निकला, ठीक है। ये क्या है, ये वही तो है, ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, बस क्लियर हुआ इतना। अब आगे आता है ऑर्डर ऑफ एन एंटायर फंक्शन। ये कहता है कि f(z) कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। वी डिफाइंड mr हमने क्या डिफाइंड कर लिया, r क्या है बेटा, रेडियस। r रेडियस का एक डिस्क लिया, उसके ऊपर फंक्शन की मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू ली। r रेडियस के डिस्क के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, mr है, क्लियर हुआ। नाउ बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल वी नो दैट f ऑफ z अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू mr ऑन द सर्कल। ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन आपके पास नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से उसके मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू सर्कल के ऊपर लाई करती है, कहने का मतलब कि बाउंड्री के ऊपर लाई करती है। तो ये कहता है तो हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी कहाँ पे, बाउंड्री पे। तो देयरफॉर ये कहता है कि फिर उसकी बाउंड्री ही लिखो यहाँ पे, हमें उसको लेस देन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर हुआ। सिर्फ हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इक्वलिटी रखेंगे, लेस देन का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा, क्योंकि फंक्शन नॉन कांस्टेंट एंटायर है और मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के कारण जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी सिर्फ किसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या रखो, इक्वलिटी, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ये कहता है कि नाउ गिवन द फॉलोइंग डेफिनेशन, नाउ गिव द फॉलोइंग डेफिनेशंस। एन इंटीग्रल फंक्शन f(z) इज सेट टू बी फाइनाइट ऑर्डर। ये कहता है कि एक इंटीग्रल फंक्शन का मतलब भी क्या है, एंटायर फंक्शन, यानी एनालिटिक फंक्शन है। ये इंटीग्रल का फंक्शन का मतलब ही यही है। ये कहता है कोई इंटीग्रल फंक्शन को हम फाइनाइट ऑर्डर का कब कहेंगे, यदि आपके पास इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर लैम्डा इंडिपेंडेंट ऑफ r सच दैट, ये कहता है कि यदि आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर लैम्डा जो r से इंडिपेंडेंट हो, एग्जिस्ट हो जाए, और कैसा एग्जिस्ट हो जाए, सच दैट, कि इस टाइप का एग्जिस्ट हो जाए कि log mr इज लेस देन इक्वल टू r की पावर लैम्डा, क्लियर हुआ। और या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, log को उधर ले जाओ तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो mr लेस देन किससे हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ r की पावर लैम्डा। फॉर ऑल सफिशिएंट लार्ज वैल्यू ऑफ r, कहता है कि यदि आपके पास ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर लैम्डा जो r से इंडिपेंडेंट हो, एग्जिस्ट हो जाए, जो सभी r के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, सभी r के लिए, चाहे r कितना भी बड़ा हो, सभी के लिए क्या कर जाए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन किसका है, एक फाइनाइट ऑर्डर का है। फाइनाइट ऑर्डर का हमें नहीं पता कि ऑर्डर उसका क्या है, लेकिन हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि फंक्शन इज सेट टू बी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, कि फंक्शन है वो कितने ऑर्डर का है, फाइनाइट ऑर्डर का है। इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर सच दैट, इफ देयर एग्जिस्ट नंबर सच नंबर लैम्डा, ये कहता कि यदि आपके पास इफ देयर एग्जिस्ट नो है, ये नंबर नहीं है, इफ देयर एग्जिस्ट नो सच नंबर लैम्डा, ये कहता कि यदि आपके पास ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं होता, यदि आपके पास ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं होता, तो हम इंटीग्रल फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर का।
यदि लैम्डा एग्जिस्ट हो जाता है तो फाइनाइट ऑर्डर का, और यदि ऐसा कोई नंबर पॉजिटिव नंबर लैम्डा एग्जिस्ट नहीं होता तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट ऑर्डर का। क्लियर हुई बात है? इतना एग्जिस्ट होना बताया अभी तक। तो अब ये कहता कि अब ऑर्डर कैसे निकालोगे उसका। चलो एग्जिस्ट हो गया, एग्जिस्ट हो गया तो इसका मतलब कि फाइनाइट ऑर्डर का है, लेकिन ये कहता कि फिर ऑर्डर निकलेगा कैसे। कहता कि ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन एंटायर फंक्शन इज गिवन बाय रो। कहता कि ऑर्डर हम ऐसे निकाल लेंगे, कैसे। मान ली कि लैम्डा एग्जिस्ट हो गए, क्लियर, लैम्डा एग्जिस्ट हो गए, बहुत सारे लैम्डा एग्जिस्ट हो गए जो सभी आर के लिए क्या करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कहते हैं कि एक लैम्डा एग्जिस्ट नहीं हुआ, बहुत सारे, हो सकता है इन्फाइनेटली मैनी लैम्डा एग्जिस्ट हो जाएं। तो कहता है कि जितने भी लैम्डा एग्जिस्ट हुए उन सभी का क्या बना लो, एक सेट बना लो। और कैसे लैम्डा, जो इस कंडीशन को पूरा करें। ठीक है, ये ऊपर वाली वही है जो हमने फर्स्ट कंडीशन के अंदर ली थी। क्लियर हुआ। मान लिया कि जितने भी लैम्डा एग्जिस्ट हुए ऐसे ऐसे हमने एक सेट बना लिया। कहता उन लैम्डा, जितने भी लैम्डा एग्जिस्ट हुए उनमें जो सबसे छोटा यानी इन्फ्यूम जो आएगा उसका सेट का, यानी उन लैम्डाज में सबसे छोटा जो लैम्डा होगा वही उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हुआ। वही उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो देखो इसको ये तो लिख रखा है सिस्टमेटिकली, अब ये लिख रखा है लैंग्वेज में। द इन्फ्यूम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस, ये कहता कि उन सभी वैल्यूज लैम्डा की उन सभी वैल्यू का इन्फ्यूम जो लैम्डा की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो वो उनका इन्फ्यूम क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। एक ही बात है। एम आर क्या है, बाउंड्री के ऊपर मैक्सिमम मॉडुलस वैल्यू। ये कहता कि क्लियरली रो इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ फंक्शन ऑफ इज इनफाइनाइट ऑर्डर। यदि फाइनाइट ऑर्डर का होगा तो ऐसे निकलेगा। ये कहता कि यदि इनफाइनाइट ऑर्डर का हो तो सीधा हम क्या कह देंगे कि उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, यानी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझ में आ गया? ठीक है, आगे क्या है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर वी हैव, ये कहते हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर वी हैव रो इज इक्वल टू इन्फ्यूम। ये यही बात लिख रखी है ऊपर वाली कि रो क्या है, जितने भी लैम्डाज आए उनका इन्फ्यूम रो है। फिर ये रो उन लैम्डाज का इन्फ्यूम है, और इन्फ्यूम में अगर हम थोड़ा सी भी वैल्यू ऐड कर देंगे तो कोई ना कोई वैल्यू उससे पीछे चली जाती है। तो इसका मतलब कि लैम्डा में अगर हमने थोड़ा सा हल्का सा भी एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो कोई ना कोई एम आर क्या हो जाएगा, उससे स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू था, फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, इन्फ्यूम वैल्यू थी। इन्फ्यूम में थोड़ा सा भी ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोई ना कोई आर आपके पास ऐसा आ जाएगा जो इससे स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? उसके बाद देखो, अब ये थ्योरम है, लेट रो बी द ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट ऑफ इंटीग्रल फंक्शन एफ जेड। मान ली कि रो क्या है, एफ जेड का, एफ जेड इंटीग्रल फंक्शन है, उसका क्या है, ऑर्डर है। तो ये कहता है, तो हम ऑर्डर को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि रो इज इक्वल टू, हमने सुप्रीमम लिया लोगरिथम ऑफ एम आर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ आर, और इसका सुप्रीमम लिया और आर को अप्रोच करवा दिया इन्फिनिटी पे। तो रो की वैल्यू हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एम आर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड का मॉडुलस की, और किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। अब उसके बाद लेट अस सपोज कर लिया कि रो वन इज इक्वल टू क्या है, ये जो वैल्यू ले रखी है ये वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है, रो के इक्वल। तो इस वैल्यू को हमने सपोज कर लिया वो किसके इक्वल है, रो वन के इक्वल है। ये वाली वैल्यू हमने सपोज कर ली किसके इक्वल है, रो वन के इक्वल। सिंस रो क्या था बेटा, रो तो क्या था, एफ जेड का ऑर्डर था। एफ जेड का ऑर्डर था तो बाय डेफिनेशन रो क्या होना चाहिए, लैम्डाज का इन्फ्यूम होना चाहिए जो इस कंडीशन को पूरा करते हों। तो अब हमने क्या क्लेम करना है कि रो की वैल्यू रो वन के इक्वल है, तभी तो रो की वैल्यू ये बनेगी, ये वाली बनेगी। तो रो इक्वल टू रो वन हमने क्लेम कर दिया। अब लेट सपोज कर लिया कि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हमने ले लिया, और लैम्डा की जगह पे रो प्लस का एप्सिलॉन अगर हम ऐड कर दें तो कोई ना कोई वैल्यू पीछे चली जाती है, क्योंकि हमें पता है इन्फ्यूम में अगर हमने थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड की कोई ना कोई वैल्यू पीछे चली जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, टेकिंग लोगेरिथम ऑन बोथ साइड, लोगेरिथम ले लिया, लॉग ऑफ एम आर आ गया, यहाँ से एम आर है बेटा, ये अल्फ़ा नहीं है, तो लॉग ऑफ
एम आर इज लेस देन किससे आ गया, यहाँ से लोग हट जाएगा तो क्या आ गया, रो की आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन। टेकिंग अगेन लोगरिथम, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि लोग एम आर का लोग ले रखा है, तो देयरफॉर लोग एम आर तो आ गया अपने पास, एक बार और लोग लेना पड़ेगा, फिर दोबारा लोग ले लिया तो ये पावर आगे आ गई और ये लोग ऑफ आर हो गया। समझ आ गया आपके पास आपको। अब लोग ऑफ आर को लेफ्ट में ले आओ तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन रो प्लस का एप्सिलॉन। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू इससे लेस देन होगी। अब अगर हम लिमिट लगा भी दें, लिमिट आर अप्रोच टू इन्फाइनाइट, क्योंकि ये सभी के लिए है। क्लियर हुआ। ये किसके लिए है, सफिशेंटली लार्ज वैल्यू के लिए। यहाँ पे देखो फॉर सफिशेंटली लार्ज आर, तो आर कितना भी बड़ा हो सकता है, तो आर को अगर हम इन्फिनिटी तक ले जाएं तो भी ये वैल्यू क्या होगी, इससे लेस देन होगी। समझ आ गया। तो भी ये वैल्यू क्या होगी, इससे लेस देन होगी। और ये क्या थी बेटा, ये तो आर रो वन थी, तो रो वन इज लेस देन किससे आ गया, रो प्लस का एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्ररी स्मॉल, तो देयरफॉर रो वन इज लेस देन इक्वल टू, यदि यहाँ से एप्सिलॉन हटा देंगे हम तो ये इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ ये कह रहा है कि एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी, तो देयरफॉर रो वन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू रो होगी। ऑन द अदर हैंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड देन फर्स्ट शोज दैट, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो फर्स्ट से क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, रो वन इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से क्या होगा, ये कहता कि यदि अगर हम रो वन की वैल्यू, ये लिमिट आर अप्रोच टू इन्फाइनाइट करवाने पर रो वन आ रहा था, अब ये कहता कि यदि हम इसमें से ये लिमिट हटा दें, इन्फाइनाइट लिमिट को हटा दें, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर इसके जो लोग ऑफ एम आर, लोग ऑफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन आ जाएगी किससे, रो वन प्लस का एप्सिलॉन से, क्योंकि इसकी वैल्यू किससे लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू किससे है, रो वन से, लेस देन और इक्वल टू किससे है, रो वन से। क्योंकि रो वन क्या है बेटा, रो वन इसके सुप्रीमम वैल्यू है। देखो यहाँ से सुप्रीमम ले रखा है, तो सुप्रीमम ले रखा है, तो जर्नल वैल्यू सुप्रीमम से क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू। ये एक जर्नल वैल्यू है और ये क्या है, इसका सुप्रीमम। तो सुप्रीमम से जर्नल वैल्यू क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू। लेकिन इसमें एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया। क्लियर हुआ इतनी बात। लोग को उधर ले गए, तो लोग ऑफ एम आर इज दिस इक्वल टू, तो यहाँ से आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन, लोग फिर से हटा दिया यहाँ से, तो लोग एम आर किससे लेस देन आ गया, आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन से। यहाँ से लोग फिर हटा देंगे तो एक्सपोनेंशियल आ गया। और ये क्या है, देखो ध्यान से, आल्सो रो की वैल्यू क्या थी, सभी के सभी उन लैम्डास की इन्फ्यूम था रो। क्लियर हुआ। और देखो ध्यान से, रो वन प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे अगर हम लैम्डा को कंपेयर करें, लैम्डा की जगह कौन ले रहा है, रो वन प्लस का एप्सिलॉन, और उससे लेस देन ये है। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब कि लैम्डा की एक वैल्यू ये भी है, इन्हीं लैम्डा में से एक वैल्यू ये भी है, और इन्हीं लैम्डा में से ये वैल्यू, मतलब कि इन्हीं लैम्डा में से एक वैल्यू ये भी है, और ये उन लैम्डास का सभी का इन्फ्यूम है। तो इन्फ्यूम क्या होता है, इन्फ्यूम क्या होता है, सबसे छोटा। तो इसका मतलब कि अगर हम लैम्डा की जगह पे ये पुट कर दें तो ये भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको हम लैम्डा ले सकते हैं। और इन लैम्डाज की वैल्यूज़ में से इन्फ्यूम ये है, तो लैम्डा तो सारे बड़े हुए, तो देयरफॉर ये वाली वैल्यू भी इस रो से क्या हुई, ग्रेटर हुई। सोच के देखना इस बात को। यहाँ से ये कहता है कि यदि हम यहाँ से एप्सिलॉन को हटा दें तो यहाँ से रो इज लेस देन इक्वल टू रो वन आ जाएगा। पीछे से क्या था, रो वन इज लेस देन इक्वल टू रो, और ये इससे लेस देन, ये इससे लेस देन, तो देयरफॉर क्या आगे, इक्वलिटी। क्लियर हुआ। उसके बाद है रिमार्क, इन व्यू ऑफ द अबव थ्योरम द ऑर्डर रो ऑफ एंटायर फंक्शन एफ जेड इज आल्सो गिवन बाय। ये कहता है कि रो को हम कैसे भी लिख सकते हैं, लिमिट रो आर अप्रोच टू इन्फाइनाइट सुप्रीमम ऑफ लॉग ऑफ एम आर डिवाइडेड बाय लॉग आर। ये ऊपर थ्योरम हमने प्रूव की। तो किसी एंटायर फंक्शन का ऑर्डर ऐसे भी फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, ओके।